मियाँ मुसलमानों, बांग्लादेशी मुस्लिम्स, मियाँ पॉलिटिक्स, मियाँ मुस्लिम्स। असम की राजनीति और असम के लोगों की चिंताओं में मियाँ मुसलमानों का जिक्र बार बार सुनने को मिलता है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो इंडियन है ना। मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर तो कोई सब कुछ सबूत है कि मैं इंडियन हूँ। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है असम के मियाँ मुसलमान? सत्ताधारी दल से लेकर आम लोगों तक के निशाने पर ये क्यों है? इनकी नागरिकता पर क्यों सवाल उठते रहते हैं और आज ये किस हाल में है? आइए इस रिपोर्ट में यही समझने की कोशिश करते हैं। हमारा कागज देखिए, कागज देखकर बोलिए। ऐसे बोलने से हम बांग्लादेशी थोड़ी हो जाएंगे क्या? You know, for the sake of political parties, to keep the pot boiling and to keep this issue alive is very important because, as I said, it is a very emotive issue in Assam. आपके बाबा का नाम 1951 वाले एनआरसी में था? हाँ, हमारे बाबा का नाम है। बांग्लादेशी लोग हैं हमारे बीच में, तो हम उसको छाड़ेंगे। आप आइए, आपके साथ हम देंगे। एक लोग ने स्कूल में नहीं जाना देती है, इसको पाक पाक देता है। One look at the map and you'll know that Assam is a very geographically diverse and a very ethnically complex state. Okay. Overall, there are 35 districts, 126 assembly constituencies. So the main division would be the division between Eastern Assam and Western Assam, which is basically Upper Assam and this is Lower Assam. Okay. All right? So this has a mixed demographic, but significant portions are Bengali origin Muslims, and we will find them in districts like Dhubri, Gwalpara, Borpeta. So the Bengali Muslim population which lives in all of these Lower Assam districts, they trace their descent to Bangladesh. So they are Bengali origin Muslims, but they have been living here for decades now. So this group is often looked at with suspicion by Assamese people as well as the government. मियाँ मुसलमान असम के चुनाव, असम की राजनीति और असम के लोगों की चिंताओं का सबसे बड़ा केंद्र हैं। कौन है ये मियाँ मुसलमान जिनके लिए मुख्यमंत्री आए दिन कहा करते हैं कि इनके खिलाफ हमें एकजुट होना है, इनको इतना परेशान कर दो कि ये अपने आप छोड़कर जाने को मजबूर हो जाएं, या ये लोग असमिया नहीं हैं, ये लोग बांग्लादेश से आए हैं और ये असम के लोगों का हक मार रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि मियाँ मुसलमान कौन है, असमिया मुसलमान कौन है, इनके बीच में क्या लड़ाई है, क्या मुद्दे हैं, क्यों इनको लेकर हर तरफ राजनीति हो रही है। आपका नाम क्या है? इशाक अली। इशाक अली। हाँ। अच्छा, तो आप कौन से मुस्लिम हुए? गोरिया हूँ। गोरिया है। गोरिया। सरकार ने 5 मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिजीनियस मुस्लिम्स माना है, मतलब असमी मुस्लिम माना है। वो है गोरिया, मोरिया, मोरिया जो मछली पकड़ता है नदी की साइड में रहता है, वो हो गया। ठीक है। उसके बाद जोल्हा जो शाही बागान का काम करता है। ठीक है। और देसी भी शायद वही होगा, देसी हाँ। बोलता है। और एक सैयद। हाँ, सैयद। ये 5 है ना? हाँ, 5 है। मतलब हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि असमीज मुस्लिम हाँ। यही के मुस्लिम है? हाँ। और मियाँ मुस्लिम फिर कौन हुए? मुस्लिम मतलब वही, मतलब बांग्लादेश वाली बांग्लादेश थे या फिर हाँ। जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हाँ, जिसको हाँ, कहते थे, हाँ, वहां से आए हुए? हाँ, आया हुआ है, पर कोई लोग, क्योंकि बांग्लादेश जब से इंडिया ही था तब से यहाँ का भी है। उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा वो तो मालूम नहीं होगा ना मैम। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जब ये डिवाइडेशन नहीं हुआ था इंडिया का, यहाँ पे भी था। वही सब लोग यहीं से आए, ऐसा कोई ये नहीं है, बात नहीं है। क्योंकि जब बांग्लादेश इंडिया में ही था तब तो ये भी था ना, लोग वो भी था ना, पर अभी ज्यादा हो गया आके बस ऐसा है। सबसे पहले मियाँ मुसलमान कौन है, उनका क्या पक्ष है, ये समझने के लिए हम असम के ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के हसीला बिल में पहुँचे हैं। मेरे पीछे आपको ये जो खाली ज़मीन अभी नज़र आ रही है, एक वक्त पर ये 550 परिवारों का घर हुआ करती थी। वैसे ये सरकारी ज़मीन है और इसी को ही आधार बनाकर जून 2025 में सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई, बुलडोज़र चलाया गया और सभी 550 परिवारों के घर को बुलडोज़ किया गया। आज यहाँ पर जब 2026 में मैं पहुँची हूँ तो स्थिति ये है कि इससे 1-1.5 किलोमीटर दूर कुछ रिलीफ कैंप से जहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कभी लोगों का घर हुआ करते थे सिर्फ खंडहर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं।
जहाँ मैं खड़ी हूँ इस पॉइंट से आगे जाना रिपोर्टर्स के लिए अलाउड नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए अलाउड नहीं है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से इस पर रोक लगी हुई है। इसलिए मैं यहीं खड़े होकर जितना आपको कैमरे के ज़रिए दिखा सकती हूँ वो दिखा रही हूँ। इसके बाद फिर रिलीफ कैंप में ले चलेंगे जहाँ पर मियाँ मुस्लिम फैमिलीज़ रहती है। पहले आप देखिए, वो जो पहले नीली बिल्डिंग दिख रही है वो जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई थी। वहाँ रहने वाले परिवारों को पानी देने के लिए, उनके घर तक पानी पहुँचे इस सुविधा के लिए। उसके पास में जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये लोगों के घर हुआ करते थे, जिसको बुलडोज कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। अब ठीक मेरे इस तरफ देखिए, ये भी एक घर हुआ करता था जिसको तोड़ा गया है और आज ये इस स्थिति में है। आंकड़ों की बात करें तो असम के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहना है कि पिछले 9 सालों में करीब 17,600 परिवार जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था उन्हें कार्रवाई कर हटाया गया है। और इसी कार्रवाई के तहत सन 2025 में असम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ग्वालपारा के इस इलाके में, जहां अभी हम आज मौजूद हैं, एक बड़ा एविक्शन ड्राइव चलाया था जिसमें तकरीबन 1000 घरों को तोड़ा गया था। तो जो घरों को तोड़ा गया था उन्हीं के ही परिवार के लोग किस हाल में रहते हैं ये देखने के लिए चलते हैं। आप लोग हिंदी समझते हैं, जानते हैं? आती है। और बाकी सबको किसी को नहीं आता? नहीं। ठीक है, आपका क्या नाम है? अब्दुल अलीम। 16-17 जून पिछला साल? हाँ, पिछला साल 2025 में हमारे घर को तोड़ा गया था। सुबह सुबह आके बुलडोजर चला के हमारे घर पर सब कुछ तोड़ के चला गया। और तो हमें कुछ आज तक सुविधा भी नहीं मिला है। उसके बाद वो कहाँ पर था आपका घर पहले? यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से लगभग 100 मीटर। जब हमारा घर तोड़ दिया तब आए यहाँ पर, कैंप बना के रहते हैं 1 साल से। ये किसने दिया आप लोग को ये जगह रहने के लिए? जिन लोगों का मिट्टी है उन्होंने रहने के लिए दिया है। ये क्या प्राइवेट जमीन है किसी की? प्राइवेट है। ये मेरे मम्मी है। हाँ। ये आपकी मम्मी है? हाँ। तो मुझे आपके घर ले जाकर दिखाओगे? यहाँ के बाकी घर भी थोड़ा घुमा के ये पूरा कैंप दिखाओगे कि कैसे लोग रह रहे हैं? हाँ, हाँ, देखिए कितना जुल्म। इस एक टेंट में कितने लोग रहते हैं? एक फैमिली रहती है। फैमिली दे रखा गई। कितने लोग हैं आपके फैमिली में? 7 জন। 7 लोग? बेटी এটা 7 पढ़े और একটা मैट्रिक दिसे। एक बेटी क्लास 7 में पढ़ती है और एक बड़ा बेटी जो वो मैट्रिक पास की है अभी। ऐसे बनता है ये वाला टेंट? हाँ। तो देखो वो स्ट्रक्चर खड़ा किया है जो हमें अंदर अभी टेंट दिखा ना, वो बनता कैसे है। बैम्बू के सहारे ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और फिर उस पर वो पॉलीथिन डाल देते हैं कि बारिश से और धूप से और बाकी चीज़ों से थोड़ा सा बचाव हो सके। तो ये सब लकड़ी वगैरह आप लोग जंगल से लाते हैं? नहीं, तो किन के लाता है? खरीद के लाते हैं ये सब। खरीद के लाते हैं ये सब खरीद के ला के फिर दाव से बनाकर ऐसे खंबे खड़े करके ऊपर से पेपर लगा के रहते हैं हम लोग। बाहर सब कुछ उसी में, खाना पीना, नींद, पढ़ाई वढ़ाई जो भी करना है सब कुछ अंदर ही। कारण बाहर तो कोई जगह नहीं है ना कि यहाँ पर खाना बनाएंगे, यहाँ पर सोए, यहाँ पर पढ़ाई करें, ऐसे कोई भी जगह तो नहीं है ना बाहर। इसीलिए हमको सब कुछ अंदर ही करना पड़ता है। अरे हम लोग जो रहा था वो, हम तो 60 साल में उधर रहता है। हमारा 60 साल हो गया उधर। 60 साल? हाँ, हमारा 60 साल हो गया उधर ही। अच्छा। हमारा आधार कार्ड है ना? हाँ, देखिए आप। ये हमारा आधार कार्ड है। तो इसमें एड्रेस क्या लिखा था? कुर्बान अली हसीला बिल। हाँ। अच्छा, ग्वालपारा। दिखा देंगे फ्रंट से।
और आपके माता पिता कहाँ रहते थे आपके हम घर? लोग माता पिता रहा था वो जो नौतन बस्ती था। हाँ वो 4 जगह है, 4 जमीन। हाँ। वो तो टूट गया जमीन, नदी टूटा है, हम लोग उधर से इधर आके रहता है। नदी के कारण हाँ, कटाव हो नदी गया? कारण का। कौन सी नदी जाती है इधर ये से? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र हाँ, नदी। हाँ। तो जब बाढ़ आता है ब्रह्मपुत्र नदी में, उस कारण वो जमीन कट गया। हाँ, जमीन काट गया। अच्छा, तो फिर आप लोग यहाँ हसीला हम बिल में लोग आकर रहे? इधर रहता। हम 15 साल, हमारा जितना बयस हो गया 15 साल, हम 15 साल से इधर आए। हम 60 साल इधर ही हो गया हमारा। अच्छा, 15 साल की उम्र में आप हसीला 15 बिल आए साल थे? हम तो छोटा और फिर था। आपका 60 साल उम्र हमारा हो बाबा ले आया इधर, हम उसी टाइम में हम 15 साल हमारा बयस। अभी तो 60 हो गया है, 75 हो गया अभी। अच्छा, और आपके बाबा लोग कब आए थे यहाँ इस तरफ असम में? हमारा बाबा भी इधर ही रहा है। अच्छा, बाबा का कागज पत्र भी इधर ही है। अच्छा, आइए हमारा कैंप में, हम कागज दिखा देंगे। अभी तो नहीं, तो मैं ये पूछ रही हूँ, आपके बाबा का नाम 1951 वाले एनआरसी में था? हाँ, हमारे बाबा का नाम है 51 कागज में, हमारा बाबा का नाम है। उस टाइम में सिविल एसडीओ थे। हाँ। तो सिविल एसडीओ ने आपका 1968 में जब वो नदी के बीच में जो चौर बोला जाता है उसको, वो टूटने की वजह से इनको वहाँ से सिविल एसडीओ ने इन लोगों को लाके यहाँ बैठा दिया था। जहाँ खास है, ऐसा पैसा पड़ा है, जमीन ऐसा रखा है, उसमें तुम लोग बैठो। हम लोग ऐसा बैठा है। फिर उसके बाद लेकिन पिछले साल उसको तोड़ दिया? हाँ, इतना साल हो गया हम लोग को, अभी तो टूट दिया है। मोदी सरकार हम लोग को घर दे दिया है, वो भी घर टूटा है। अच्छा, वहाँ पे घर भी मिला हुआ था आप लोगों हाँ, को? घर भी मिला है। वहाँ पे आपका जेजेएम जो स्कीम है, हाँ। जेजेएम का जल जीवन मिशन, हाँ। वो है, वो उसको तोड़ दिया। उसको तोड़ा नहीं है, वैसे रखा है, सेफ्टी रखा है, उसको बंद किया गया है। हाँ। उसके बाद सरकारी स्कूल, फिर आपका रास्ता, हाँ। उसके बाद आपका आंगनबाड़ी सेंटर भी है। आंगनबाड़ी सेंटर है। वहाँ आंगनबाड़ी सेंटर भी है? जी हाँ, ये सारा जो है सरकारी स्कीम बिल्कुल टोटली मिल चुका था। हाँ। और सारे को सारे इलेक्ट्रिसिटी भी मिल चुका था। इलेक्ट्रिसिटी भी मिल चुका था। अच्छा, मीटर भी लगा था घर पे? जी हाँ, मीटर भी है, मीटर अभी अभी तो भी हम है लोग का घर हाथ पे। में है मीटर। अभी भी कैंप पे है, वही हसीलापारा कैंप में है हमारा। हाँ। So Assam shares a long border with Bangladesh, and over the years, Assam's demography has been shaped by several waves of migration from Bangladesh to Assam, and you must remember that Bangladesh and India were part of the same country in pre-colonial times. So Assam's politics and demography is shaped by several waves of migration from Bangladesh, present-day Bangladesh, and some of this migration happened pre-partition. And during the Bangladesh Liberation War in 1971, also migration happened. So we saw a lot of population from East Pakistan come into Assam and settle over here. Now, Assam's politics has since then been sort of shaped by this insider versus outsider debate. So basically, the people who live in Assam and who consider themselves native to Assam, they feel that migrants from outside India, from Bangladesh, have come and taken over their resources, their lands, their jobs. And this has been the sentiment over decades now. And this is probably the main fault line in Assam, that the natives feel that they are being overwhelmed by outsiders. So this particular anxiety is has been so heightened that in the early 80s, there was something called the Assam agitation, which was a popular mass movement to weed out the illegal immigrant, So it was led by students, it was a popular mass movement, everybody in Assam participated, but they wanted basically an end to, outsiders coming and taking over Assam's resources. उसके बाद ही Assam Accord आया था. That led to the signing of Assam Accord, and much later the National Register of Citizens, the NRC, which we saw between 2015 and 2019, which was published in 2019, was also a product of the Assam agitation, because that was basically an exercise to identify who the undocumented migrant in Assam was, and there was a cut-off date. If you could prove that you had come to Assam before 1971, then you are a legal citizen. But if you didn't have the documents to
prove that, then you are considered not a part of you're not considered Indian basically. आ जाओ। हाँ ये यहीं पर हम लोग रहते, यहाँ पर लेटे रहते और यहाँ पर खाना बनाते और यहाँ पर खाना बना रखा हो। स्कूल बैग भी है इधर। स्कूल जाते हो? हाँ स्कूल जाते हैं। कौन से स्कूल जाते हो? अभी दक्षिण हसीलापरा में स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन क्लास 7 पास होने के बाद क्लास 8 में उठने के कारण हम बाजार के स्कूल में जाने का सोच रहे थे, तो इस अलग स्कूल में जा रहे हैं हम अभी। अच्छा, वो कौन सा स्कूल है अब? अब वो हाई मदरसा स्कूल है, कोलपरा हाई स्कूल है वो वाला। और बाथरूम वगैरह कहाँ जाते हैं? बाथरूम वगैरह इधर उधर आसपास जाना होता है, किसी इधर और के उधर घर। जाना पड़ेगा। सब महिलाएं भी ऐसे ही जाती है? सब महिलाएं ऐसे। इस पूरे कैंप में जिन लोगों के भी अभी ये ऐसे टेंट बने हुए हैं, ये सब मियाँ समुदाय के ही लोग हैं। हाँ, तो मियाँ मुस्लिम समुदाय के बारे में तो मुख्यमंत्री ये कहते हैं ना कि वो असमी नहीं है, मतलब असम के लोग नहीं हैं, वो लोग बांग्लादेश से आए या ईस्ट पाकिस्तान जो पहले था। सरकार को प्रूव करने के लिए बोलिए ना। हाँ, तो हम लोग बांग्लादेशी है तो हमको निकल के नहीं देता। हमारा कागज देखिए, कागज देख कर बोलिए। इसे बोलने से हम बांग्लादेशी थोड़ी हो जाएंगे क्या? मुख से तो बहुत बोलता है, ऐसा बोलो वैसा बोलो। कागजात देखिए, आप लोग देख के हम लोग को बोलिए बांग्लादेशी। अभी तो कागजात आप लोग को दिखाया है, और क्या देखा? हमारा जो बाल बच्चा है तो उसका लेखा पढ़ा से सबसे समस्या है। नहीं स्कूल में जाता है तो लोग कहता है ये लोग ने भांगसर करता है, एक लोग ने स्कूल में नहीं जाना देती है, उसको पाक पाक देखता है, उसको घिना करता है, उतना भी घिना करे हम लोग के लिए। ये सारे देश के बारे हम भी तो एक दिन मकान में रहना है ना, ये अच्छी बात नहीं मानता है। वो ये कह रही हैं कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब उससे भी घिन करते हैं, उसको अलग करते हैं। हमारा भी तो सपना है एक मकान में रहना। आप लोग सबके पास वोटर आई कार्ड है? हाँ, सब लोगों के पास ही है। आप सबके पास वोटर आई कार्ड है? हाँ, आप लोग सब वोट देते हैं? हाँ, वोट देता है। हमारा सब लोग के वोटर आईडी है। यहाँ के लोगों के पास सबके पास वोटर आई कार्ड भी है। लेकिन मुझे याद आ रहा है 2023 में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था मुझे मियाँ लोगों का वोट भी नहीं चाहिए। कौन है वो मियाँ लोग, किस तरह रहते हैं, किस कंडीशन में रहते हैं, वो भी आपने देखा है। It is not right if we say कि सारे मियाँ Muslims are Bangladeshi Muslims only and they are not Indians, because we are saying कि 1971 से पहले अगर हम असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग भी जाएं तो बहुत सारे लोग पहले से असम का पार्ट थे and they are obviously Indian Muslims, if not indigenous Assami Muslims, तब भी वो Indian Muslims तो हैं, the Mia Muslims. Exactly, because they have also, I mean, what I said before, this was all one country at one point. So, you know, I'm going from Assam to Delhi. You're not calling me illegal or whatever, right? Mm-hmm. So, for them, it was moving from one place to another in the country, and then the border, and then the partition happened, and people don't talk much about the partition on the eastern frontier. You talk a lot about partition on the western frontier. So you see that these people have moved, over decades, and while I'm not saying migration has happened, but a lot of it happened pre-partition, a lot of it happened pre-1971. So and they have been living here all these years. So you have to keep that in mind. But because of this kind of marginalization and constant othering they have faced, they have also now a middle class has emerged from the Mia Muslims, where they are trying to, own their identity and identifying themselves as Mia Muslims. So there is a lot of layers to this, So they, the educated Mia Muslims are saying that,
this is, I mean, we can be here in Assam, be Assamese, but also keep, you know, our original language, our original dialect, and, you know, celebrate our culture as well. 2016 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद एनआरसी की प्रक्रिया हुई। 2019 में इसके जो नतीजे आए वो सत्ताधारियों के लिए भी चौंकाने वाले थे। 3.5 करोड़ की जनसंख्या वाले असम में केवल 19 लाख लोग एनआरसी की लिस्ट से बाहर हुए। इन 19 लाख में 7 लाख मुसलमान थे, जो असम की जनसंख्या का केवल 2% है, और अगर राज्य के मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उसका केवल 7%। तो सरकार आज जिसे अपना सबसे बड़ा थ्रेट बता रही है कि बहुत सारे बांग्लादेशी मुसलमानों की वजह से यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हुई, एनआरसी के आंकड़े इस फैक्ट को बैक नहीं करते हुए दिखे। ये क्या लिखा है? द गुवाहाटी हाई कोर्ट in its order dated March 13, 2026 has issued significant directives to ensure basic amenities for 276 families evicted and currently residing on private patta lands. The court, emphasizing the right to life under Article 21 of the Constitution, mandated the construction of 56 twin pit toilets, 28 Tara direct action hand pump, complete with CC platform and drains, at an estimated cost of 33.43 lakh. अच्छा, तो कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ के तहत इनको भी जीने का अधिकार है जो लोग यहाँ रह रहे हैं, अब चाहे ये मियाँ मुसलमान हैं या कोई भी हैं, और यहाँ पे 56 ऐसे टॉयलेट बनने चाहिए और हैंडपम्प लगने चाहिए। ये आदेश आया था ना जी। और ये किस किस को मिला है? चल रहा है अभी। कहाँ चल रहा है काम? ये हैंडपम्प लगा है। हाँ। कब लगा? कल ही लगा से। जो लेटरिन बाथरूम है इनका काम अभी तक किया नहीं है, 2-1 दिन में करेंगे। वो आए थे लोग डिपार्टमेंट से, आगे बोला कि हम काम कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे। उस जगह पर एविक्शन ड्राइव हुआ तो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि मतलब चेक किया जाए कि कौन भारतीय है कौन नहीं है, और फिर उस आधार पे जो भारतीय नहीं है उनको डिटेंशन कैंप, यहाँ तो बहुत सारे डिटेंशन कैंप भी बने हैं ना। वही तो हम कह रहे हैं कि ये जो है ये पॉलिटिकल एजेंडा है बिल्कुल। और अगर ऐसा ही होता, देखिए आप देखिए, अगर ऐसा होता तो ये लोग या तो उस कैंप में रहता, डिटेंशन कैंप में रहता है, या तो फिर वो क्या कहते हैं उसको, बॉर्डर के उस पर छोड़ देते। तो ऐसा तो है नहीं। हमने भी कहा था कि अगर ऐसा है, बांग्लादेशी लोग हैं हमारे बीच में, तो हम उसको छाटेंगे, आप आइए, आपके साथ हम देंगे, हम आपके साथ देंगे। अगर बांग्लादेशी है, हम खुद रह के हम उसे निकाल देंगे आपके साथ रह के। ऐसे तो हमने बोला था, तो कहाँ निकला तो नहीं है। इस प्रक्रिया पर सवाल इसलिए उठ रहा था, या जो बेदखली अभियान सरकार की, असम सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, उस पर जो लोग सवाल उठा रहे थे वो इसलिए उठा रहे थे कि बेदखली अभियान के तहत आप जो अवैध ज़मीन पर कब्जा है वो तो हटा रहे हो, आप वहाँ से लोगों के घर को भी बुलडोज़ कर रहे हो बुलडोज़र के सहारे, लेकिन वो लोग तो आखिर यही है ना, मतलब वो लोग तो असम में ही रह रहे हैं, इस तरह के जो कैंप्स है इसमें ही रह रहे हैं। तो जिन लोगों के ऊपर सरकार का या प्रशासन का आरोप है कि ये असमिया नहीं हैं, असम के मूल निवासी नहीं हैं, ये बांग्लादेश से आए हैं, या जो सीएम जिस भाषा में कहते हैं कि ये घुसपैठिए हैं, तो अगर ये घुसपैठिए हैं तो इन्हें जिस भी देश से आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, वहाँ वापस भेजने की कार्रवाई होनी चाहिए। या अगर वो नहीं पता है, इनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है कि ये इंडियन है, तो आप डिटेंशन कैंप में डालिए। लेकिन एक जगह से उठा के ये तो फिर दूसरी जगह ही रह रहे हैं, और जो सारी कार्रवाई हो रही है वो केवल लैंड खाली कराने के लिए कार्रवाई हो रही है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम जिसको कहते हैं कि जो घुसपैठिए की समस्या है, उसका तो कोई समाधान नहीं निकल रहा है। जब मुख्यमंत्री के ऐसे बयान आते हैं कि मियाँ लोगों को इतना परेशान करो कि वो खुद ही छोड़कर जाने को मजबूर हो जाए, अभी तो मतलब देखिए मैम, अभी नहीं, तो या फिर वो जब ये बोलते हैं कि कोई मियाँ दिखे तो 5 रुपए की जगह 4 रुपए देना, इनसे व्यापार मत करना। इंसाल क्या बात है मैम, एक मुख्यमंत्री होने से वजह से भी ऐसा बात बोलने का एक इंसाल है। मतलब डराओ उसको आवाज़ बड़ा करने मत दो, आंखें बड़ा मत करने मत दो, उसको डरा के रखो, उसको मतलब बोलने से क्या बोलते हैं, ये प्रेशर में रखो। तो इन बयानों के बारे में, मुख्यमंत्री के जो ऐसे बयान होते हैं, इन बयानों से क्या असमिया मुस्लिम्स में भी नाराजगी है, या वो लोग नाराज नहीं होते? नाराज होगा ये, क्योंकि मतलब डायरेक्ट तो वही बोलता है ना, मुस्लिम को ये करो वो करो,
वो तो हमको भी लग जाता है ना बात है। पर सीएम इसके डिफेंस में कहते कि मैं तो मियाओं को बोल रहा हूँ, मुझे हाँ। मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, हाँ। मुझे मियाओं माने कि जो बांग्लादेश से आए हुए बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम से मेरे को उनसे समस्या है। हाँ, क्योंकि उन लोगों को तो किसी को भी तो संविधान में डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर सकता है ना, भगा भी नहीं सकता है, वो भी नहीं लेगा। तो मतलब ये जो बोलता है ना, अभी भी बोल रहा है, इलेक्शन की हर जगह में बोल रहा है, बोला हम हाथ पे तोड़ा हो, इस बार आएंगे तो कमर तोड़ देंगे हम नहीं, इधर। हाँ, तो इन बयानों से क्या नाराजगी? नाराज तो होना पड़ेगा, नाराज तो होना पड़ेगा। अभी अगर बोलोगी तो कुछ बातें तो हम भी तो नाराज होना पड़ेगा, हम भी कुछ बुरा बात बोलेंगे तो आप भी नाराज होगे, अरे ये मुसलमान लड़का है इसलिए ऐसा बोला है। There is no like said deputation treaty with Bangladesh. India doesn't have that. And you know, despite doing exercises like the NRC and all, it seems that nothing has happened after that. So you have like this population who you have ostensibly, you know, harassed for years, you know, because they have to, mostly they're poor people who have to figure out the documents and all of that. But after that, nothing really has happened in the sense that it's not like they've been deported or, you know, so things have come to a standstill. So for you know, for the sake of political parties to keep the pot boiling and to keep this issue alive is very important, because as I said, it is a very emotive issue in Assam. And you know, every time the chief minister would say something against the Miyas, people actually, mostly people from the majority community actually do not disagree. So it also makes sense for the politicians to keep this you know, issue alive, keep the pot boiling, and for them, for the Mia Muslims, the process is the punishment basically. उनके घर तोड़े जा रहे हैं, Yeah. वो जहाँ रह रहे थे वो जमीन खाली करवाई जा रही है, but people are migrating from one place to another, Yeah, फिर another to another. Exactly. So और that's what happened. वो Yeah. जहाँ पे भी माइग्रेट हो रहे हैं वहाँ सारी सरकारी स्कीम भी पहुँच रही है, और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कोर्ट्स आर सेइंग कि प्रोवाइड वाटर, प्रोवाइड बेसिक सैनिटेशन. तो 30-40-50 लाख, like the taxpayers' money is being spent on such things. Yeah. So there is actually no real solution. And if you look at it, I mean, they say that this is government land, but almost everything is government land, right? So, I mean, as I said, it's more about harassing people, but it's still an issue which works, you know, for the larger population here, because at the heart of, you know, this anxiety that migrants are coming and, you know, sort of overriding our culture and, you know, taking over everything. Land is a very contested identity. So they feel that, you know, oh, our land has gone away, or migrants have taken over our land and all of that. And it isn't untrue. Land has changed hands, okay? If you go to some districts where there were Assamese speaking populations, now there are Bengali Muslim speaking populations. मतलब demography change भी हुआ है. Demography change has happened, but I mean, if you really go and, you know, really go and talk to the people and figure out, you see many times this kind of land has moved also willingly, because, you know, the Assamese person may want to have sell it, so, you know, the Bengali person will come and buy it. But the thing is, many of these don't stand legally, because they have been done through, like, you know, just very unofficial kind of, you know, like, oh, like just like a piece of paper, I bought this land from so and so. But they don't stand in the court of law. So finally, when the government comes to evict them, technically they are on government land, right? So that is why they are able to evict them. मियाँ मुसलमान एक प्रॉब्लम है असम के लिए, ये आप लोग भी मानते हैं? मतलब जो इंडिजिनियस मुस्लिम जिनको कैटेगराइज किया है, ये लोग भी मानते हैं कि मियाँ मुस्लिम्स आर प्रॉब्लम फॉर असम? ऐसा हुआ है मैम, अभी के बात नहीं है, ऐसा हुआ है। आप अगर ये तिनियाली आ गया, तिनियाली से सीधा जाओगे, यहाँ से मानकसर बोल के एक जगह आएगा, उसके बाद मेघालय, उसके बाद बांग्लादेश, यहाँ से मोटामोटी 40 किलोमीटर जाएगा था। और एफेक्शन का भी जगह है यहाँ पे, रोंगजुली बोल के। तो यहाँ इस साइड अगर जाओगे आप, तो यहाँ पे सब गारो लोग था, गारो राभा ये सब लोग था। और जो मियाँ लोग हैं उन लोग रहता था। तो क्या हुआ, मैं बोला ही ना, अगर
10 घर अगर मियाँ लोग रहेगा, एक घर, मैं एक घर ही बोला, एक घर तो हो ही नहीं सकता है, एक घर ही अगर हिंदू लोग रहेगा तो रह पाएगा कि बात? कोई मतलब ये जुल्म का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक ये बोल रहा हूँ, फॉर्मेलिटी बात कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है, तो इसलिए क्या हुआ, उन लोग थोड़ा इधर उधर हो गया, ट्राइबल लोग इधर उधर हो गया। तो इधर ये मियाँ लोग हैं, चलो ये करता है वो करता है, गाय खाता है, कुछ भी करता है, दूसरा जगह में आ गया होगा, इससे थोड़ा थोड़ा ये करके लोग ये हो गया। ये बात ही हमारा सीएम बोलता है, वो किसी का ज़मीन खींचा नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी लोग मेजोरिटी लोगों को कैसे खींचेगा? बताओ आप, खींचेगा क्या? 10 लोग यहाँ पे 35 मुस्लिम है, 65 हिंदू है, मैं बोल दिया सही आपको, तो 35 लोग आपको मैं कैसे 10 जन को मैं 60 जन कैसे मैं आपको ये कर सकता हूँ, जुर्म कर सकता हूँ, खींच सकता हूँ, बताइए आप। मियाँ बनाम असमिया की बहस के बीच जो ज़मीनी हकीकत है, जो असल तस्वीर है, वो समझने की और कैमरे के ज़रिए आपको समझाने की ये हमारी कोशिश थी। मैं सोनल आपसे फिर मिलूंगी असम की किसी और रिपोर्ट के साथ। हम अगले कुछ दिन असम में गुजारेंगे। यहाँ जो चुनावी शोर, चुनावी नारों और हेडलाइन से इतर जो कहानियाँ मिलेंगी, जो हकीकत मिलेंगी, हम कैमरे के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपकी जो भी राय है आप कॉमेंट में बता सकते हैं। शुक्रिया।